ये स्ट्रक्चर एनालिसिस जो कि गुप्ता एंड गुप्ता सिविल इंजीनियरिंग का एक ऑब्जेक्टिव बुक है, उसी का चैप्टर है स्ट्रक्चर एनालिसिस। हम लोग गुप्ता एंड गुप्ता का सीरीज बना रहे हैं, सीक्वेंस में इसको सोल्व कर रहे हैं। स्टार्टिंग से हम लोग 1 से लेकर के 11 तक के 1 से लेकर के 11 चैप्टर तक हम लोग सोल्यूशन कर चुके हैं, इसका सीरीज बना चुके हैं। ये 12 नंबर का चैप्टर है जो कि स्ट्रक्चर एनालिसिस है। इसमें भी हम लोग 1 से लेकर के लगभग 140 तक का क्वेश्चन को है, उसको हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं या टोटल सोल्यूशन का है, तो सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लोग देखे थे 1 से लेकर के 40 तक के, इसी तरह से हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, 4 पार्ट हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं। आज ये 5th नंबर का वीडियो है, 5th पार्ट कह सकते हैं। ये स्ट्रक्चर एनालिसिस का 5th वीडियो होगा। तो इस वीडियो में हम लोग देखते हैं इस पार्ट में जो लास्ट जहाँ तक हम लोग एंड किए थे, लास्ट हम लोग 140 तक का क्वेश्चन को सॉल्व किए थे। 140 के आगे का जो क्वेश्चन है गुप्ता एंड गुप्ता का, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ये बुक जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। इसका जो क्वेश्चन हर एक इम्पॉर्टेंट जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, चाहे वो जेई का हो या एई का हो, कुछ भी लेवल का, या स्टेट का या फिर सेंट्रल का, उसमें इसका क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट मैच करता है। इसीलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, इसका क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और एक सीरीज बना रहे हैं और कंटिन्यू इसको हम ऐड कर रहे हैं। तो आज का जो फर्स्ट वीडियो, आज का जो क्वेश्चन होगा, फर्स्ट क्वेश्चन वो 141 से आगे का है। तो 141 पे आते हैं। 141 मेरा देख लेते हैं कितना नंबर क्वेश्चन आया। दैट इज 115 आया अभी। 14 ये स्ट्रक्चर एनालिसिस हम लोग स्टार्टिंग से फ्लूइड मैकेनिक्स हम लोग शुरू किए थे, जो कि फर्स्ट नंबर टॉपिक था। सेकंड में सर्वे था। इसी तरह से हम लोग सॉल्व करते हुए 1 से लेकर के 12 नंबर का जो चैप्टर है गुप्ता एंड गुप्ता का, उसको सॉल्व कर चुके हैं। ये 12th नंबर चैप्टर, 11 तक के सॉल्व किए हैं, 12th नंबर चैप्टर है। 12th नंबर चैप्टर का भी हम लोग 140 तक के क्वेश्चन को है पिछले बार ही सॉल्व कर चुके हैं 4th पार्ट में। ये मेरा 5th पार्ट का वीडियो है। इसमें हम लोग 140 से आगे का सॉल्व करेंगे। 140 का एक क्वेश्चन देखा जाए, इसमें तो पूछ रहा था कि इन्फ्लुएंस लाइन पूछ रहा है किसका, बेंडिंग मोमेंट पूछ रहा है। मिड पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट का इन्फ्लुएंस लाइन कैसा होगा। इस पॉइंट पे अगर बेंडिंग मोमेंट का हम लोग इन्फ्लुएंस लाइन निकालते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि इसका जो स्लोप होता है वो इक्वल टू 1 होता है। टोटल स्लोप एट दैट पॉइंट इज इक्वल टू 1। यहाँ पर स्लोप 1 करते हैं तो टोटल स्लोप अगर देखा जाए तो इस तरह से अगर टोटल स्लोप होगा, ये स्लोप 1 होगा, इसका वैल्यू, तो इस तरह से इसका शेप बनेगा। इसी का होगा BMD ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट एट बी। इसका आंसर मेरा ये हो गया था। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट मीन्स 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। बीम दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है, कंटिन्यूअस बीम है। तो ILD पूछ रहा है किसके, सपोर्ट रिएक्शन R पे, सपोर्ट रिएक्शन D पर जो रिएक्शन है इसके लिए ILD पूछ रहा है। ILD फॉर रिएक्शन एट D, ILD फॉर रिएक्शन एट D पे ILD निकालने के हम लोग मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल यूज करते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जिस पॉइंट पर हम लोग रहते हैं, जिस पॉइंट पर का ILD निकालता है, उस पॉइंट को हम लोग बाई मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस पॉइंट पर हम लोग रिएक्शन 1 यूनिट लगा रहे हैं। मीन्स 1 यूनिट इसको उठा रहे हैं, ऊपर की ओर अप कर रहे हैं। तो इस तरह से करेंगे तो जो डायग्राम आएगा इसका वो क्या बनेगा, वही डायग्राम ILD कहलाता है। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर 1 यूनिट इसको हम जंप करेंगे, यहाँ पे हिंज है, तो हिंज के वजह से नीचे कोई आएगा नहीं, दैट इज डायरेक्ट ये इस तरह से हो जाएगा। यहाँ से कह सकते हैं कि जो ILD बनेगा फॉर RD, रिएक्शन एट RD के लिए, तो ये इस तरह से सिर्फ बनेगा। ऑप्शन देख लेते हैं इसका कौन सा दिया हुआ है। तो ऑप्शन ये नहीं होगा, दैट इज B, दैट इज C पे मेरा हिंज है, इसलिए सिर्फ इस तरह से ही डायग्राम बनेगा। ये 1 यूनिट अप की ओर मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू मुलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, उसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ILD निकालना है, ILD फॉर रिएक्शन एट D, इसका आंसर C हो जाएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फिगर शोइंग पोर्टल फ्रेम विथ 1 एंड फिक्स एंड अदर एंड हिंज। एक एंड फिक्स है, एक एंड हिंज है। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द फिक्स्ड एंड मोमेंट BA एंड CD पूछ रहा है। BA देख लेते हैं, CD कहाँ है ये देख लेते हैं। BA एंड CD, तो अगर यहाँ पे एक देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लग रहा है, तो इसके वजह से स्वे होगा, और स्वे किधर हो जाएगा, राइट साइड होगा। स्वे जो होगा राइट साइड स्वे कर रहा है बीम पोर्टल फ्रेम, तो जो इसके वजह से जो स्वे आएगा, स्वे की वजह से ये बीम का डिफ्लेक्टेड शेप अगर देखा जाए, बीम का अगर डिफ्लेक्टेड शेप देखा जाए तो इस तरह से बनेगा। यहाँ पर हिंज है तो डायरेक्ट इस तरह से स्ट्रेट बनेगा। मीन्स इस तरह से ये डिफ्लेक्शन और ये डिफ्लेक्शन दोनों सेम आएगा, क्योंकि ये एक्सियल रिजिडिटी होता है।
तो ये डिफ्लेक्शन सेम होता है। तो इसके वजह से जो मोमेंट डेवलप हुआ है यहाँ पे फिक्स्ड एंड है, तो फिक्स्ड एंड पे इसका मोमेंट कितना होगा 6 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर। और इसमें मेंबर में अगर देखा है CD, तो D यहाँ पर हिंज है, तो इसके जो मोमेंट होगा तो इसमें होगा 3 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर। यहाँ पे I दिया हुआ, यहाँ पे 0.5 I दिया हुआ, इसका लेंथ L/2 है, इसका लेंथ L है। यहाँ पे L/2 का होल स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे L का L रह जाएगा, I का I रह जाएगा। I की जगह पे हम लोग I/2 कर देंगे, मीन्स 0.5 है तो I/2 कर देंगे। इसको सोल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 कैंसिल, तो बच गया 2, ऊपर से 6, मीन्स इसको भी सोल्व करेंगे तो 6 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इस ये भी 6 EI बाई एल स्क्वायर हो जाएगा, ये भी 6 EI बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा वो 6 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर डिवाइड बाई 6 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर कटेगा तो 1 आ जाएगा मेरा। सिंपल से इसमें सिर्फ है, अगर हिंज रहता है तो इसके वजह से डिफ्लेक्टेड शेप की वजह से जो मोमेंट होता है कितना होता है 3 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और फिक्स एंड में कितना होता है 6 EI डेल डिवाइड बाई एल स्क्वायर। बट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लेंथ अलग था, इसीलिए दोनों सेम आ गया। तो इस तरह से इसका आंसर का रेशियो जो हो गया 1 आ गया। नेक्स्ट क्या देखें 43 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, सोन पोर्टर फ्रेम को एक पोर्टर फ्रेम दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है इसमें, द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, सिंपल सा है, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछ रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम लोग जानते हैं यूडीएल है, फिक्स है। तो यूडीएल की वजह से जो बेंडिंग मोमेंट रहेगा कैसे बनेगा, यूडीएल की वजह से जो फ्री बेंडिंग मोमेंट होता है इस तरह से बनता है पैराबोलिक, और फिक्स्ड यहाँ पे है तो फिक्स की वजह से क्या होगा इस तरह से बनेगा। यहाँ पे हिंज है तो हिंज की वजह से जो मोमेंट लगेगा इसमें, अगर इसका सिर्फ देखा जाए तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम रहेगा तो इस तरह से रहेगा, और इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा जाए तो यहाँ पे हिंज है तो इस तरह से बनेगा, ट्रायंगल शेप बनेगा, ये भी ट्रायंगल शेप बनेगा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसको ऑल ओवरऑल ऐड कर देंगे तो मेरा इस तरह से बन जाएगा। तो कंबाइंड कॉम्पोजिट से इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ये मेरा गलत है, ऐसा नहीं होगा, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, तो ये भी गलत है, ऐसा नहीं बनेगा, ये देखो सही है। तो इस तरह से मेरा D सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट कुछ का था ILD पूछ रहा है किसके लिए, BC के लिए। BC मेंबर देख लेते हैं। BC मेरा कौन सा वर्टिकल मेंबर है, वर्टिकल मेंबर में ILD जो होता है उसका कितना होता है इस तरह से बनेगा। ILD जो होगा वर्टिकल मेंबर है ट्रस का, तो ILD जो बनता है वर्टिकल मेंबर का वो इस तरह से बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें किसमें है, ऑप्शन मेरा सिर्फ C में है। तो ILD है 1 यूनिट होता है इसको, पाई मूलर ब्रेसलो प्रिंसिपल, मोरल ब्रेसलो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आप करते हैं वो 1 यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, 2 हिंज दिया हुआ सेमी सर्कुलर आर्क है ऑफ रेडियस R, सेमी सर्कुलर आर्क दिया हुआ है, जो रेडियस है इसका वो R है, मतलब ये R है, ये R है। तो पूछ रहा है कॉन्सेंट्रेटेड W एट द क्रोन पर एक लोड लग रहा है W, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट, तो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इसमें कितना होगा, यहाँ पर हिंज है, यहाँ पे हिंज है। तो हम लोग सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, अगर इस तरह से मेरा पैराबोलिक आर्क में किसी भी एंगल पर, अगर किसी भी एंगल पे सेंटर से किसी भी एंगल पे या पे इस तरह से अगर मान लिया जाए ये 2 हिंज आर्क है, एक पॉइंट लग रहा है यहाँ पे W, और सेंटर से अगर इसका एंगल देखा जाए, ये एंगल अगर थीटा है तो इसका वैल्यू होता है हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का, जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहाँ पे लग रहा है H का वैल्यू कितना होता है W डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो सिंपल कह सकते हैं कि पॉइंट लोड की वजह से 2 हिंज आर्क में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है, 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्क है, 2 हिंज सेमी सर्कुलर आर्क में जो हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है W डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्रोन पे लग रहा है, तो 90 थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो मेजर करते हैं वो सपोर्ट से करते हैं, तो थीटा 90 हो जाएगा, तो मैक्सिमम हो जाएगा W बटा पाई, तो W बाई पाई। सिंपल से याद रखना है इसमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट जो होता है W डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर थीटा, W डिवाइड बाई पाई साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से मेरा B हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है, द रिजिड पोर्टल फ्रेम शो इन फिगर, क्या हो रहा है, एक फ्रेम दिया हुआ, द रिजिड पोर्टल फ्रेम शो इन फिगर विल नॉट स्वे, क्वेश्चन कर रहा है कि ये कब स्वे नहीं करेगा, नॉट स्वे एनी साइड्स, नॉट हैव एनी साइड स्लोप, अच्छा विल नॉट हैव एनी साइड स्लोप, कोई भी साइड स्वे नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब इसका स्टिफनेस जो है K1 और K2 मान लेते हैं, या फिर K1 ये है कि ये K1 मानते हैं K2 है, अगर दोनों इक्वल हो जाए
तो स्वे नहीं करेगा। दोनों का लेंथ L1 बराबर L2 हो जाए तो स्वे नहीं करेगा। सिमेट्रिकल है तो स्वे नहीं करेगा। स्वे होने का 3 कारण था, पहला स्टिफनेस, दूसरा लेंथ, तीसरा सिमेट्री। अगर सिमेट्री कंडीशन लोड सिमेट्री या लोड कंडीशन से अगर सिमेट्रिकल है या सिमेट्रिकल लोडिंग है तो स्वे नहीं करेगा। स्टिफनेस कम रहता है उस साइड स्वे करता है, जिसका लेंथ कम होता है उस साइड स्वे करता है। तो इसमें कंडीशन ऑप्शन देख लेते हैं। I1 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉलम 1 का दिया हुआ, I2 द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द कॉलम क्रॉस सेक्शन, मतलब बीम क्रॉस सेक्शन। अच्छा, बीम का दिया हुआ I2 और I1 दिया हुआ। इट इज़ सब्जेक्टेड टू वर्टिकल लोडिंग। अगर वर्टिकल लोडिंग डालें इस पर तो क्या, अगर वर्टिकल लोडिंग करें तो क्या स्वे करेगा। वर्टिकल लोडिंग अगर इसमें डाल दिया जाए, इस फ्रेम में अगर वर्टिकल लोडिंग डालते हैं तो स्वे कर सकता है, क्योंकि अगर इधर करेंगे उसका पोजीशन नहीं दिया हुआ। तो यहाँ पूछ रहा है क्या कि नॉट एनी साइड स्वे, कब नहीं करेगा वो कंडीशन है। तो अगर हम वर्टिकल लोडिंग डालते हैं इसमें तो स्वे कर सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। I1 बराबर I2I कर देंगे तो क्या स्वे करेगा, स्वे कर सकता है, नॉट स्वे नहीं, तो ये भी गलत होता है। लोडिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट द सेंटर लाइन, ये सही है कि अगर लोडिंग हम सिमेट्रिकल करते हैं, लोडिंग अभी हम लोग देखे थे कि अगर लोडिंग सिमेट्रिकल रहता है तो वो स्वे नहीं करता, हमें नॉट स्वे। यही पूछ रहा था मेरा कि नॉट स्वे कब करेगा, तो नॉट स्वे कब करेगा तो सिमेट्रिकल लोडिंग रहे। तो इस तरह से मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या करा, फॉर पोर्ट्रेट फ्रेम शो इन फिगर द शियर इक्वेशन। शियर इक्वेशन क्या होता है, सिंपल सा शियर इक्वेशन देखना है। तो अगर यहाँ पर मान लिया जाए लोड एच दोनों सेम है तो यहाँ पर पॉइंट HD हो गया, यहाँ पर हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट HA लग रहा है। तो शियर इक्वेशन क्या होता है, शियर इक्वेशन मेरा क्या कहता है, टोटल लोड जो लग रहा है हॉरिजॉन्टल लोड P इज इक्वल टू, इधर अगर देखा जाए तो HA प्लस HD, ये हो जाता है मेरा शियर इक्वेशन। इसी को बोलते हैं शियर इक्वेशन। P बराबर, P मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा था, ये मेरा इस डायरेक्शन में लग रहा है, दोनों अपोजिट है तो दोनों सम करेंगे तो इक्वल हो जाएगा मेरा P का। P इज इक्वल टू HA प्लस HD, दैट इज शियर इक्वेशन। अब HA और HD कैसे निकालेंगे, HA HD निकालने के हम लोग इसको ब्रेक करते हैं। इस पर अगर मोमेंट निकालते हैं तो P लग रहा है तो इसके वजह से मोमेंट लग जाएगा, तो समेशन ऑफ मोमेंट निकालते हैं। इसके वजह से मोमेंट लग रहा है तो MBA, इसके वजह से मान लेते हैं तो कितना लगेगा MAB। तो टोटल अगर मोमेंट देखा जाए तो मोमेंट कितना आ जाएगा, इसके वजह से यहाँ पर एक रिएक्शन लग रहा था HD, तो मोमेंट निकालते हैं B पॉइंट पे, तो मोमेंट एट B, समेशन ऑफ मोमेंट एट B इज इक्वल टू कितना हो जाएगा MAB प्लस MBA प्लस MBA प्लस HD इंटू L1। ये पहला इक्वेशन आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसी तरह से हम लोग सेकंड फॉर्म में भी, सेकंड CD जो है, मान लिया ये CD है, इसका भी हम लोग लोड कंडीशन मोमेंट कंडीशन निकाल लेते हैं। इस तरह से ये मोमेंट हो जाएगा, ये मोमेंट हो जाएगा। ये लोड लग रहा था तो यहाँ से HD का वैल्यू निकल जाएगा, और यहाँ से हम लोग निकाल दिए किसका, इस फॉर्मूला से अगर देखा यहाँ पर मोमेंट लगाते हैं, यहाँ पर मोमेंट निकालते हैं, यहाँ पर H लगा देते हैं, यहाँ से HD का वैल्यू निकाल देंगे, यहाँ पर मेरा HA का वैल्यू निकाल देंगे। इसका मोमेंट है, ये मोमेंट है, दोनों को अगर जोड़ देंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो HA प्लस HD इज इक्वल टू P, तो इसी को हम लोग बोलते हैं शियर इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे तो HA का वैल्यू आ जाएगा, पहला निकालना पड़ेगा, और सेकंड में HD का वैल्यू निकालेंगे, दोनों मोमेंट कंडीशन से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, दैट इज MBA प्लस AB डिवाइड बाई 4, लेंथ दिया होता 4, और ये दैट इज सीरीज का शियर इक्वेशन हो गया। सिंपल कॉन्सेप्ट वही था कि H, इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ HD का वैल्यू निकाल लेना है पहला केस में, दूसरा केस में HA का वैल्यू निकाल लेना है और दोनों को ऐड कर देना है, इसको इक्वेट कर देना, और समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, 48 नंबर, ड्यू टू सम पॉइंट लोड एनीवेयर ऑन द फिक्स्ड बीम। एक फिक्स्ड बीम दिया हुआ है, इस पर किसी भी पॉइंट पे एक लोड दिया हुआ है, ठीक है, W। द मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट इज M, द सम ऑफ फिक्स्ड एंड मोमेंट। अच्छा, सम ऑफ फिक्स्ड मोमेंट A है, ये B है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एनीवेयर कोई पॉइंट लोड दिया हुआ है तो जो लोड मोमेंट होता है A पे, तो MA पे अगर देखा जाए तो MA पे कितना होता है, MA पे अगर मोमेंट देखा जाए तो
ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और एम बी कितना हो जाएगा डब्लू बी स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर। ये दोनों का सम पूछ रहा है। एक दूसरा इसमें दिया हुआ क्या है, मैक्सिमम फ्री मोमेंट दिया हुआ है, मैक्सिमम फ्री बेंडिंग मोमेंट। तो मैक्सिमम फ्री मोमेंट कितना होता है डब्लू ए डिवाइड बाई एल, ये इक्वल टू एम दिया हुआ। ठीक है, अब निकालना इसमें क्या है डब्लू ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई एल स्क्वायर प्लस डब्लू बी स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर। इसका वैल्यू निकालना, दोनों का वैल्यू अगर जोड़ेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है डब्लू ए बी बाई एल, जो कि एम का बराबर है। कह सकते हैं कि इसका जो वैल्यू आएगा वो एम आ रहा है। सिंपल सा इसमें देखना यही था कि फ्री पेमेंट क्या होता है, तो डब्लू ए बी डिवाइड बाई एल। ठीक है, इसका वैल्यू दिया हुआ है मेरा एम। दूसरा निकालना ए पे, तो कितना होता है डब्लू ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई एल स्क्वायर, और बी पे देखा जाए एन पे तो डब्लू बी स्क्वायर ए डिवाइड बाई एल स्क्वायर। दोनों को ऐड करेंगे, इसका वैल्यू एम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। स्टील फ्रेम सो इन फिगर पूछ रहा है, द जॉइंट ओ ऑफ द फ्रेम रिजिड इज रिजिड देन द रोटेशनल स्टिफनेस ऑफ द फ्रेम एट पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे पूछ रहा है कि रोटेशनल स्टिफनेस करने का मतलब है कि डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर पूछ रहा है ओ पे कितना होगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालता है ओ पे। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए हम लोग इसका निकालना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा, ये पना, इसका तो जीरो हो जाएगा। इसका देखते हैं, इस एंड में देखते हैं जो कि हिंज है। हिंज में कितना होता है 3 ई आई डिवाइड बाई एल फिक्स है, तो 4 ई आई डिवाइड बाई एल ये भी फिक्स है, तो 4 ई आई डिवाइड बाई एल ये जीरो। तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद कितना आ रहा है 4 3 7 4 11, दैट इज 11 ई आई डिवाइड बाई एल। टोटल जो स्टिफनेस टोटल जो आ गया वो 11 आ गया, 11 ई आई डिवाइड बाई एल। तो क्या पूछ रहा था इसमें कि टोटल, इसमें जो पूछ रहा है तो टोटल स्टिफनेस रोटेशनल स्टिफनेस, टोटल रोटेशनल स्टिफनेस, तो तीनों का ऐड कर देंगे टोटल स्टिफनेस का। इस टोटल स्टिफनेस पूछ रहा है पॉइंट ओ पे, तो कितना हो रहा है मेरा 11 ई आई डिवाइड बाई एल। ऑप्शन देख लेते हैं 11 ई आई बाई एल, दैट इज ए में दिया हुआ है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन। क्या कर रहा है, द बीम इन फिगर पोजिशन ऑफ लोड W एक्सेप्ट जीरो द बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट B। कंडीशन दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि द जीरो नहीं, लोड जो है वो जीरो, जो लोड है एक्सेप्ट x बराबर जीरो, x बराबर जीरो को छोड़ करके बाकी हर जगह पे पॉइंट लग रहा है। तो पूछ रहा है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट B। बेंडिंग मोमेंट जो होगा मैक्सिमम कहाँ पे होगा, तो बेंडिंग मोमेंट जो होगा, अगर बेंडिंग मोमेंट का देखा जाए, बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम एट B द बीम शो इन फिगर फॉर ऑल पोजीशन ऑफ लोड। किसी भी पोजीशन के लिए अगर बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट जो होगा पॉइंट बी पे ही होगा। किसी भी पोजीशन के लिए जो बेंडिंग मोमेंट होगा जो मैक्सिमम कहाँ होगा, तो बी पे होगा। इसका बेंडिंग मोमेंट अगर डायग्राम निकाला जाए तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इस तरह से आएगा। पॉइंट लोड है तो अगर किसी भी पॉइंट पे तो इस तरह से बनेगा, तो मैक्सिमम जो होगा वो बी पे होगा, तो मेरा सही है। बेंडिंग मोमेंट इज मैक्सिमम अंडर लोड। बेंडिंग मोमेंट जो होगा लोड पे मैक्सिमम होगा, नहीं लोड पे मैक्सिमम, जब बी पे मैक्सिमम हो रहा है तो लोड पे कैसे होगा। इसका अगर बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखा जाए, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका अगर देखा जाए, तो अगर सिर्फ लोड मेरा यहाँ आएगा, पॉइंट लोड के वजह से अगर देखा जाए तो ये इस तरह से बनेगा। तो ये मेरा ऊपर से जा रहा है, ये नीचे, ये मेरा बी पॉइंट पे हो गया, ये मेरा लोड पॉइंट पे हो गया, मान लिया सी है, ये ए है, ये जो है इससे कम है। तो या कह सकते हैं कि ये मेरा मान लिया जाए ये मेरा बी पे हो गया। अगर लोड पे देखना है, ये हो गया, ये मेरा बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन हो गया गिवन कंडीशन का। ये मेरा बी हो गया, ये लोडिंग कंडीशन सी हो गया, ये हो गया। लोड पे मैक्सिमम नहीं होगा, यही बोल रहा था इसमें कि बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट बी सही है। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट अंडर लोड, मैक्सिमम लोड पे नहीं होगा, ये गलत है क्योंकि बी पे होगा। डिफ्लेक्शन इज जीरो एट ए पे डिफ्लेक्शन जीरो होगा क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है। डिफ्लेक्शन इज जीरो एट बी पे भी फिक्स एंड है, तो फिर डिफ्लेक्शन जीरो होगा कि यहाँ पे जीरो होगा और यहाँ भी जीरो होगा, तो ये भी सही है। तो सिर्फ गलत है, तो इसमें देख लेते हैं, दो छोड़ के बाकी सब सही है, दैट इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए फिक्स्ड बीम ऑफ यूनिफॉर्म सेक्शन इज कैरीड ए पॉइंट लोड एट इट्स मिड पॉइंट
ए फिक्स्ड बीम है ऑफ यूनिफॉर्म के सेक्शन इज कैरिंग ए पॉइंट लोड दिया हुआ कहाँ, मिड स्पाइन पे। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द मिडिल हाफ लेंथ इज नॉट रिड्यूस टू हाफ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हाफ कर दिया जाए इट्स प्रीवियस वैल्यू। मान लिया जाए ये बीम दिया हुआ है, इस पर एक पॉइंट लोड है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ क्या बोल रहा है, मोमेंट जो है कितना होता है इस केस में, फिक्शन मोमेंट देखा जाए तो WL/8। ठीक है, अब क्या बोल रहा है नेक्स्ट कंडीशन में, हाफ द लेंथ इज नो रिड्यूस टू हाफ द प्रीवियस वैल्यू। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है अभी केस में क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है, मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है हाफ कर दे रहा है फर्स्ट से हाफ लेंथ में। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमेगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहा किसका, मोमेंट का। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोमेंट का। यहाँ से कह सकते हैं कि जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कमेगा तो मोमेंट जो है मेरा बढ़ेगा। यहाँ से मेरा ये इसका सही हो जाएगा। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट ऑफ सिंपल बीम ड्यू टू क्रॉसिंग UDL of length shorter than the span in the direction left to right occurs after the load had just crossed the section। क्या बोल रहा है, कंडीशन है ये अभी हम लोग पहले देखे थे। मान लीजिए ये सिंपली सपोर्ट है, कह रहा है कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होगा, लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट पे पूछ रहा है। मैक्सिमम मान लीजिए क्वार्टर पॉइंट है, तो ये मेरा 3L/4 हो गया, ये L/4 हो गया। ठीक है, तो बोल रहा है द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट एट द लेफ्ट क्वार्टर पॉइंट ऑफ सिंपल बीम ड्यू टू क्रॉसिंग UDL लेंथ शॉर्टर देन द स्पैन। जो लेंथ है UDL का वो शॉर्ट है किससे, स्पैन से, लेफ्ट टू राइट। और अगर आफ्टर द लोड हैड जस्ट क्रॉस, लोड कितना क्रॉस करेगा तब होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो मैक्सिमम होता है तो जो रेशियो है वो दोनों का सेम होना चाहिए। अगर ये x है, ये अगर L/4 है तो इधर भी जो लेंथ का 4 होना चाहिए इधर, मीन्स x/, टोटल का अगर टोटल लेंथ मेरा अगर x है तो इधर कितना हो जाएगा, x/4 इधर हो जाएगा और 3x/4 इधर हो जाएगा। तो बोल रहा है कि द लेफ्ट लोड अगर आफ्टर द लोड जस्ट क्रॉस, लोड कितना क्रॉस करेगा सेक्शन को, तो लोड कितना क्रॉस करेगा, तो 3L/4 सेक्शन जो है लोड का वो क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो दोनों जो रेशियो होता है वो सेम होना चाहिए। ये इसका जो रेशियो और स्पैन का रेशियो, ये अगर L/4 है, ये 3L/4 है, तो ये भी जो होगा 3x/4 क्रॉस करेगा, ये x रहेगा, दोनों का रेशियो सेम आएगा, तभी मैक्सिमम होता है इस सेक्शन पे बेंडिंग मोमेंट। फॉर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम एट C द रेशियो ऑफ द स्पैन एंड द लोड इज इक्वल, रेशियो ऑफ स्पैन एंड लेंथ इज इक्वल होता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्रॉस कितना करेगा इससे, तो इससे क्रॉस कितना कर रहा है, तो 3L/4 क्रॉस कर रहा है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, 3/4 ऑफ इट्स लेंथ दैट इज C, इतना क्रॉस करेगा तब उस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा। नेक्स्ट कर रहा है व्हेन द लोड क्रॉसेस थ्रू ए टाइप प्रैट ट्रैप क्रॉस कर रहा है कोई लोड इन द डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेफ्ट टू राइट क्रॉस कर रहा है, तो पूछ रहा है नेचर ऑफ द फोर्स इन द डायगोनल मेंबर का जो नेचर होगा वो क्या करेगा। तो डायगोनल मेंबर का जो है वो कंप्रेशन से टेंशन की ओर कन्वर्ट करता है। अगर प्रैट ट्रेस में लेफ्ट टू राइट कोई लोड क्रॉस कर रहा है तो डायगोनल मेंबर है वो पहले कंप्रेशन होगा और फिर टेंशन होगा। मीन्स कंप्रेशन से हम लोग इसका डायग्राम भी देखे थे। अगर डायग्राम इसका देखा जाए तो इस तरह से डायग्राम हम लोग देखे थे, या ILD देखे थे। ILD आया था, ये जो मैक्सिमम लेंथ आया था यहाँ से यहाँ तक, या फिर ऐसा नहीं था, ऐसा था। इसका जो मैक्सिमम लेंथ था अप टू डाउन कितना था, वो टोटल जो लेंथ था जो रेशियो होता वो था। यहाँ से कह सकते हैं कि अपर जो पोर्शन था ये कॉम्प्रेसिव रहता है और नीचे का जो है वो टेंशन रहता है। ऊपर में कॉम्प्रेसिव होता है, नीचे में टेंशन होता है। तो ये चेंज कहाँ से कर रहा, कॉम्प्रेशन टू टेंशन। नेक्स्ट क्या कर रहा, इन ए फिगर x/z आर द डिफ्लेक्शन अंडर ABC ड्यू टू लोड PQ की वजह से x/z डिफ्लेक्शन है, PQ की वजह से ABC पे, मतलब यहाँ पर अगर डिफ्लेक्शन, अच्छा इन फिगर 12.7 x/z आर द डिफ्लेक्शन अंडर ABC ड्यू टू लोड PQ
एक्स बाई डैश इज द डिफ्लेक्शन अंडर द, अच्छा दो कंडीशन इसमें है, ये पॉइंट ए बी सी पे मेरा एक्स बाई जेड डिफ्लेक्शन किसके वजह से, पी और क्यू की वजह से, तो पी और क्यू की वजह से डिफ्लेक्शन मेरा हो गया एक्स और बाई, और सी पर जब लोड लग रहा तो डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा एक्स डस बाई डस जेड डस, ये हो गया जेड। तो बोल रहा है आर द डिफ्लेक्शन अंडर ए बी सी ड्यू टू लोड, अच्छा लोड पूछ रहा है सी पे कितना होगा, तो सिंपल सा मैक्सवेल थ्योरम इसमें भी लगेगा, मैक्सवेल थ्योरम लगा देना, पी इंटू एक्स डस, पी इंटू एक्स डस ये लोड का बराबर हो जाएगा ये लोड से। यहाँ पर अगर लोड मान लिया जाए डब्ल्यू लग रहा है तो दोनों इक्वल कर देते हैं, यहाँ पे मेरा एक्स डस था, बाई डस था, जेड डस था, यहाँ पर एक्स बाई जेड, तो पी इंटू एक्स डस प्लस क्यू इंटू बाई डस इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा, यहाँ पे अगर लोड मान लिया डब्ल्यू तो डब्ल्यू बराबर हो जाएगा मेरा ये डिफ्लेक्शन जो होगा मेरा पी एक्स डस बाई डस, पी एक्स डस प्लस क्यू बाई डस, ऑप्शन देख लेते हैं मेरा पी एक्स डस बाई डस। सिर्फ मैक्सवेल थ्योरम लगाना है, मैक्सवेल थ्योरम से ही बनेगा ये। नेक्स्ट है द इन्फ्लुएंस लाइन, ILD पूछ रहा है किसके लिए, RC फॉर द बीम, RC देख लेते हैं कहाँ पे, रिएक्शन एट सी, तो रिएक्शन एट सी बाई मूलर ब्रिस्लो प्रिंसिपल से अगर देखा जाए, जहाँ पे रिएक्शन पूछ रहा है उसको 1 यूनिट हम लोग अप करते हैं, मीन्स उसको 1 यूनिट उसको हम टेंड करते हैं, इसको 1 यूनिट अगर इसको हम अप की ओर मूव करेंगे तो यहाँ पे 1 यूनिट RC को अगर उठा रहे हैं तो यहाँ पे मेरा हिंज है, तो हिंज की वजह से क्या होगा, इसको 1 ऊपर की ओर मूव करेंगे तो हिंज है, तो हिंज की वजह से क्या होगा, ये डायरेक्ट ऊपर चला जाएगा, इसको रोकेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे ये हिंज है तो ये ऊपर जाएगा, लेकिन ये सपोर्ट है तो ये इसको फिर नीचे खींचेगा, तो यहाँ से इसको इस तरह से इसका बनेगा, और यहाँ पे मेरा सपोर्ट है तो यहाँ ये फ्री है तो नीचे आ जाएगा, तो इस तरह से कर सकते हैं कि इसका डायग्राम बनेगा ILD किसके लिए, RC के लिए, ILD फॉर RC को 1 यूनिट ये 1 हो जाएगा, RC को 1 यूनिट हम लोग टिल्ट किए हैं, RC को 1 अगर ऊपर की ओर बढ़ाते हैं तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये रिएक्शन है तो यहाँ पर से ये नीचे की ओर टच करेगा। अब इसका वैल्यू कितना आएगा, तो सिमिलर ट्रायंगल से निकाल देंगे, 1 है, इसको x मान लेते हैं तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, इसका वैल्यू भी सिमिलर ट्रायंगल से निकल जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद देख रहे हैं तो x का वैल्यू भी मेरा कितना, ये मेरा कितना L है, ये L है, ये 1 है तो ये भी 1 आएगा, सिमिलर ट्रायंगल ये 1 है, ये L है, ये L है तो ये भी 1 आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन मेरा एक ही दिया हुआ, दैट इज बी। नेक्स्ट है द मोमेंट ऑफ इंडिटरमिनेट सपोर्ट ऑफ 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम ऑफ 6 मीटर ईच विथ सिंपली सपोर्ट, मोमेंट ऑफ इंडिटरमिनेट सपोर्ट का पूछ रहा है किसका, 2 स्पैन कंटिन्यूअस बीम ऑफ 6 मीटर ईच विथ सिंपली सपोर्ट एट एंड्स कैरिंग यूडियल 20 kN ओवर ओनली द लेफ्ट सपोर्ट, अच्छा लेफ्ट सपोर्ट ऑफ द बीम। कहने का मतलब इसका ये है कि एक कंटिन्यूअस बीम दिया हुआ है 2 स्पैन का, दोनों का लेंथ 6 मीटर है, एक पे यूडीएल डाला हुआ है, तो मोमेंट पूछ रहा है बी पे कितना होगा, मान लीजिए बी है, सी है, ए है, तो मोमेंट एट सी कितना होगा वो पूछ रहा है, क्वेश्चन ये है। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, 3 मोमेंट इक्वेशन से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसका पहले डायग्राम बनाएंगे, फ्री बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, तो इस तरह से बनेगा। अगर ये यूडीएल था और ये मेरा फ्री है, ये मेरा ए है, ये बी है, ये सी है, इसका अगर बनाया यूडीएल तो इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, यूडीएल डाला हुआ था ना, ये था, ये इसका 0, इसका एरिया 0 हो जाएगा, तो मेरा यहाँ से कह सकते हैं A2 बराबर 0 हो जाएगा, और A1 कितना हो जाएगा मेरा, A1 इसका एरिया कितना होता है 2/3B इंटू H। फॉर्मूला जो होता है 3 मोमेंट इक्वेशन से अगर निकालते हैं तो MA 0 हो जाएगा, तो MB डायरेक्ट लिख लेते हैं 2MB L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 6A1 x1 बार डिवाइड बाई L प्लस बाकी तो 0 हो जाएगा, बाकी टर्म 0, क्योंकि यहाँ पर A2 जो था, A2 का जो वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि लोड जो है सेकंड स्पैन पे नहीं है। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद मेरा MB का वैल्यू आ जाएगा, MB का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो MB का वैल्यू सॉल्व करने के बाद मेरा कितना आ रहा है, MB बराबर जो वैल्यू आ रहा है वो 45 आ रहा है, दैट इज 45 आ रहा है, और क्या आ रहा है मेरा 45 मीटर आ रहा है, वो निगेटिव में आ रहा है, दैट इज हॉगिंग, दैट इज बी।
और T5 आ रहा है वो हॉगिंग आ रहा है, सैगिंग नहीं आएगा, हॉगिंग आएगा। नेक्स्ट क्या कर रहा है, फॉर द रिजिड फ्रेम फिगर में दिया हुआ है फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द गर्डर ए बी थ्रू द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डेल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स कितना रिक्वायर्ड होगा और पूछ रहा है। तो फोर्स अगर देखा जाए इसमें, यहाँ पर जो फोर्स होगा इसका वैल्यू तो कितना हो जाएगा, इसमें ए फिक्स्ड है, ये हिंज है, तो इसमें कितना होता है 3 EI डेल डिवाइड बाई LQ होता है, ठीक है। और यहाँ पर फिक्स्ड है तो इसमें कितना होता है 12 EI डेल डिवाइड बाई LQ होता है। टोटल अगर फोर्स देखा जाए तो इसमें कितना हो जाएगा 12 + 3 तो 15 EI डेल डिवाइड बाई LQ। टोटल डिफ्लेक्शन अगर डेल के लिए जो AB में जो फोर्स चाहिए वो कितना होगा मेरा, तो 15 EI डेल डिवाइड बाई LQ। यहाँ पर LQ ध्यान देता दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा, फॉर द पोर्टल फ्रेम शो इन फिगर द फाइनल एंड मोमेंट आर। फाइनल एंड मोमेंट कितना होगा, तो इस कंडीशन में हम लोग सबसे पहले इसको क्या करेंगे, इसको ब्रेक करते हैं। ब्रेक करने के बाद इसको निकाल सकते हैं सिंपल सा। तो पहले HD का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, और यहाँ से क्या निकालेंगे HA का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। HA + HD प्लस ये तीनों का समेशन ऑफ FX 0 करेंगे तो इसको सीयर इक्वेशन आ जाएगा। सीयर इक्वेशन क्या आ जाएगा मेरा, P मेरा कितना दिया हुआ 10 दिया हुआ, तो P + HA + HD = 0। बाकी सबका वैल्यू निकालेंगे, HA HD S3 का सबका आ जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ क्या है, AB दिया हुआ है, AB का मोमेंट दिया हुआ है मेरा कितना 15 दिया हुआ है, BA दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, CD दिया हुआ है, इधर से ये नहीं है, यहाँ से निकाल लेंगे सिंपल सा सब सीयर इक्वेशन से P + HA + HD से इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आ रहा है, तो MDC का वो कितना आ रहा है मेरा 20 kN आ रहा है, दैट इज B। नेक्स्ट है द स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन एट एंड B ऑफ द मेंबर BC द फ्रेम शो इन फिगर। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पूछ रहा है एंड एट एंड B ऑफ द मेंबर BC मेंबर के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अगर देखा जाए तो सबसे पहले तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन होता क्या है, तो मोमेंट होता है। अगर BC के लिए पूछ रहा है तो मोमेंट इन BC इज इक्वल टू फिक्स्ड एंड मोमेंट इन BC प्लस 2EI डिवाइड बाई L इंटू 2θB। 2θB होता है, स्टार्टिंग B से है तो 2θB हो जाएगा, प्लस θC - 3 डेल डिवाइड बाई L। ये होता है स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। तो इसमें पूछ क्या रहा है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन पूछ रहा है किसके लिए, BC के लिए। तो BC के लिए देख लेते हैं। सबसे पहले BC 2θC तो गलत हो गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन ये प्लस है, ये नहीं होगा। जब होगा तो B होगा। ऑप्शन 1 D देख लेते हैं, D भी देखें। यहाँ से अगर एंगल से भी देखा जाए तो BC में पूछा था तो 2θB - θC होगा, ठीक है। 2θB - θC किस में दिया हुआ है, 2θB θC सिर्फ एक ही इक्वेशन है जिसमें दिया हुआ है। इसे कह सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर मेरा B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है, टोटल डिग्री ऑफ इंटरडिटरमिनेसी बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑफ द प्लेन फ्रेम सो इन फिगर। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंटरडिटरमिनेसी DS का वैल्यू पूछा तो DS बराबर क्या उतना होता है 3C - R। कट के हुआ इसको फ्री स्ट्रक्चर में बनाने के लिए कितना कट लगेगा वो देखते हैं। 1 2 3 4 5 तो 3 × 5, ठीक है, -R होता है नंबर ऑफ रिएक्शन टू कन्वर्ट इन ए फिक्स्ड सपोर्ट। तो नंबर ऑफ रिएक्शन जितना ऐड करना पड़ता है किसी सपोर्ट को फिक्स सपोर्ट करने में वो होता है। या फिर जो दूसरा आर्डर्स का वैल्यू है यहाँ पर दिया हुआ 4 इंच, तो इसका जो रिएक्शन हो जाएगा आर का वैल्यू 1 2 3 4 -1 हो जाएगा, दैट इज 3। तो यहाँ से 3 इसमें माइनस कर देंगे तो 5 या 5 3 जा 5 × 3 15 15 - 3 = 12। कह सकते हैं कि DS का जो वैल्यू आ जाएगा 3C - R। 3C का वैल्यू कितना होगा 3 × 5 - 4 - 1। ओवरऑल इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है मेरा 15 - 3 = 12, दैट इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कर रहा है, फॉर द बीम शो इन फिगर एंड इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इज शो इन फिगर देयर आर 2
ये बीम दिया हुआ है और ये ILD दिया हुआ है, तो पूछ रहा है कि किसका है ILD, वो पूछ रहा है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि जो अगर देखा जाए, अगर ILD को गौर से देखा जाए तो ILD को गौर से देखा जाए तो यहाँ पे सेक्शन पे XX सेक्शन पे निकाला हुआ है, XX सेक्शन पे अगर निकाला हुआ 1 यूनिट है तो ये 1 यूनिट के क्या होता है, रिएक्शन मेरा यूडियल दिया हुआ इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर है तो कर्व होगा, तो ये शियर फोर्स के लिए आ रहा है। ठीक है, शियर फोर्स एट XX पे निकाल देंगे तो इसका ILD मेरा इस टाइप का आएगा। शियर फोर्स एट X पे निकालेंगे तो ILD मेरा इस तरह से बनेगा। तो शियर फोर्स एट सेक्शन दैट इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, बीम दिया हुआ है, इन्फ्लुएंस लाइन ऑफ मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट दिया का इन्फ्लुएंस लाइन पूछ रहा है, इसमें से कौन होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर बेंडिंग मोमेंट का ILD निकालना रहता है, ILD निकालना था बेंडिंग मोमेंट का, तो सबसे पहले हम लोग स्लोप जो उसका उसको 1 करते हैं, स्लोप इसका 1 करते हैं। ठीक है, स्लोप को इसका 1 करते हैं। तो अगर फिक्स्ड बीम का कैंटिलीवर बीम का देखा जाए, कैंटिलीवर बीम में क्या होता है, 1 यूनिट इसको अप करेंगे तो इसका जो बनेगा बेंडिंग मोमेंट के लिए वो इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे पूछ रहा है 1 सेक्शन पे, तो इसका बेंडिंग मोमेंट देखा जाए तो सिंपल सा इस तरह से बनेगा। इसका देखा जाए तो इसका जहाँ पे लोड लग रहा है वहाँ से ये बनेगा। और अगर ये देखा जाए तो सेक्शन नीचे दिया हुआ है, इस पर अगर देखा जाए तो इस पॉइंट पे इसका स्लोप 1 करेंगे तो इस तरह से बनेगा। अब ऑप्शन मिला लेते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। तो D का मेरा 5 हो जाएगा, सही है। ए मेरा सेंटर पे है तो सेंटर पे आएगा दैट इज 3 आ जाएगा। C का 3 आ गया। बी मेरा अनइक्वल लेंथ है, अनइक्वल लेंथ के लिए क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एक का 2, इस तरह से आंसर मेरा कितना हो गया, 1 का 2, B का 1, C का 3, 2 1 3 5, 2 1 3 5, 2 1 3 5 दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 63 नंबर का आता है, बीम शो इन फिगर कैरीज लोड 20 kN 40 kN at point X and Y respectively and produce a deflection of 6 mm at point Z. The produced deflection of 8 mm and 5 mm X and Y respectively. The load required at Z. सिंपल सा है, अभी तो हम लोग इसको पहले बनाए थे, मैक्सवेल थ्योरम लगा रहे हैं। मैक्सवेल थ्योरम क्या कर रहा है, पहला केस क्या कर रहा है इसमें, पहला केस में क्या कर रहा है, X और Y पे 20 और 40 का लगा तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो इसमें आ रहा है। ठीक है, मान लिया फर्स्ट केस में है, 2 लोड लगा, यहाँ पे 20 लगा, यहाँ पे 20 लगा। ठीक है, तो डिफ्लेक्शन जो हो रहा है इस पॉइंट पे जेड पॉइंट पे हो रहा है, तो यहाँ पे हो रहा है मेरा 6 mm का। और यहाँ पे अगर हम लोड लगाएंगे डिफ्लेक्शन मेरा हो रहा है यहाँ पे 8 और 5, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय मैक्सवेल थ्योरम। बाय मैक्सवेल थ्योरम क्या कहता है, 20 × 8 प्लस 40 × 5 इक्वल टू 6 × P। यहाँ पर अगर P मान लेते हैं तो P, इसको सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद कितना आएगा, 8 दूनी 16, 4 5 20, 160 डिवाइड बाई 6 बोले तो 360, और मेरा 360 इज इक्वल टू 6P। सो तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 60, दैट इज 60 kN। सिंपल सा इसमें मैक्सवेल थ्योरम लगाना कुछ नहीं है। मैक्सवेल थ्योरम क्या कहता है, P x डैश प्लस Q बाई डैश इज इक्वल टू P Q R लोड मान लेते हैं तो Z। इसी इक्वेशन को हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट क्या कर रहा, ए पोर्टल फ्रेम सो इन फिगर फॉर द EI कॉन्टेंट डिफ्लेक्टेड शेप, डिफ्लेक्टेड शेप पूछ रहा है इस फ्रेम का। इस फ्रेम का अगर देखा जाए यहाँ पर हिंज है तो इसका डिफ्लेक्टेड शेप कैसे बनेगा, इसका जो डिफ्लेक्टेड शेप बनेगा, जब भी बनेगा तो इस टाइप का बनेगा। डिफ्लेक्टेड शेप यहाँ पे है तो डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे फिक्स्ड है तो फिक्स तरह डिफ्लेक्टेड शेप कैसा बनेगा, फिक्स्ड है तो डिफ्लेक्टेड शेप इस तरह से बनेगा। यहाँ पे डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्ट नहीं करता, फिक्स्ड एंड पे डिफ्लेक्शन 0 होगा तो इस तरह से बनेगा, और यहाँ पे डिफ्लेक्ट करेगा तो इस तरह से बनेगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं इसमें कौन सा है। ऑप्शन अगर देखा जाए तो सबसे पहले ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि कर्व ऐसा बनेगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डिफ्लेक्ट नहीं करेगा एंड पे। ये पॉइंट ये बीम है, ये बीम डिफ्लेक्ट नहीं करेगा, इस तरह से ये गलत हो गया, तो ऑप्शन मेरा बच गया ए।
इस तरह से मेरा ये कैरेक्टर आंसर हो गया रिफ्लेक्टेड से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन का है। When the system of load so in figure cross a simple span of any length, the absolute maximum bending moment occurs at the mid span when the mid load stay at the mid span. The middle load stay at the mid, मतलब मिडिल का जो लोड है मिड पॉइंट पर है तब होता है। तो अगर इस कंडीशन में है तो मैक्सिमम कब होगा, जब मिडिल लोड जो होगा मिड पॉइंट पर रहेगा। तो सही है। रिजल्टेंट लोड ऑफ द सिस्टम कोइंसाइड विद द मिडिल, तो ये दोनों का रिजल्टेंट होता है। इस केस में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी स्पैन में कोई स्पैन दिया हुआ है, सिंपली सपोर्ट बीम दिया हुआ है, तो जो इसका रिजल्टेंट जो फोर्स होता है कॉम्बिनेशन ऑफ या सीरीज लोड का जो रिजल्टेंट होता है वो और सेंटर और स्पैन के दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब कंसीडर लोड और सेंटर के बीच में होना चाहिए। तो स्पैन लेंथ जो हुआ स्पैन, उसका सेंटर और जो कंसीडर फोर्स किए हैं वो के बीच में हो जाना चाहिए इसका रिजल्टेंट, तब मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। यही कंडीशन बोल रहा है। अगर इसका रिजल्टेंट निकाला जाए तो 2W इस सेंटर पे ही आएगा, इस तरह से बोरा के सेंटर पे आएगा। तो ये सही है, इसका आंसर ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेन एनर्जी कैन बी यूज टू एनालाइज स्टैटिकली इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। तो जो स्ट्रेन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है, हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेन एनर्जी जो होता है अगर मोमेंट केस में देखा जाए तो m²L/2EI होता है। ये सभी बीम के लिए एप्लीकेबल होता है जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है। जो हुक्स लॉ को फॉलो करता है उसके लिए वो वैलिड होता है। यही बोल रहा है कि इंडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के लिए भी वैलिड होता है। सही है। देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रेन एनर्जी एंड स्ट्रक्चर एंड स्लोप एंड डिफ्लेक्शन। स्ट्रेन एनर्जी और डिफ्लेक्शन में एक रिलेशन होता है। डिफ्लेक्शन इज इक्वल टू कितना आता है, स्ट्रेन एनर्जी को अगर डिफ्रेंशिएट कर देते हैं लोड से तो वो डिफ्लेक्शन दे देता है। ये डायरेक्ट रिलेशन है। कह सकते हैं कि मेरा ये सही है, ये सही और रिलेशन भी, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है 67 नंबर। इन द एनालिसिस ऑफ द रिजिड फ्रेम द यूजुअल प्रैक्टिस इज टू consider the strain energy due to flexure only. In the analysis of rigid frame, the usual practice to consider the strain energy due to flexure only. फ्लेक्चर के लिए सिर्फ कंसिडर करते हैं ओनली फ्लेक्चर ओनली। द स्ट्रेन एनर्जी ड्यू टू एक्सियल एंड शियर फोर्स आर यूजुअली क्वाइट स्मॉल। ये बोल रहा है कि हम जब रिजिड स्ट्रक्चर को या रिजिड फ्रेम को एनालाइज करते हैं तो उसमें से फ्लेक्चरल एनर्जी को कंसिडर करते हैं। सही बात है। क्यों करते हैं, क्योंकि एक्सियल और शियर फोर्स जो होता है बहुत स्मॉल होता है। एक्सियल और शियर फोर्स जो होता है उसके वजह से जो एनर्जी होता है काफ़ी स्मॉल होता है, इसीलिए हम लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। तो असर्शन सही है, रीजन सही है और एक्सप्लेनेशन भी सही है। किसको इग्नोर क्यों करते हैं या फ्लेक्चर को क्यों कंसिडर करते हैं, ये भी सही हो गया। नेक्स्ट है वेदर it is maximum bending moment at section, absolute maximum bending moment, the moving UDL should cover the entire span of the simple beam if a span is less than the total load length. क्या बोल रहा है कि whether a maximum bending moment at a section या absolute maximum bending moment, the moving UDL should cover the entire span को cover of simply beam if a span is less than, जो स्पैन जो है कम हो। जैसे हम कह रहा है कि कोई बीम है, ठीक है, जो स्पैन जो हो, जो टोटल स्पैन हो वो कम जाए टोटल लोड से। अगर इसको पूरा पे अगर लोड कर दिया जाए, इससे भी ज़्यादा मेरा लोड है तो स्पैन जो मेरा अगर मान लीजिए स्मॉल एल है तो ये कैप्स एल है, यूडीएल ज़्यादा हो जाए तो इस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। सही बात है, क्योंकि जो शुड कवर द इंटायर स्पैन, पूरा स्पैन को कवर कर रहा तो उस समय मैक्सिमम होगा या स्पैन कम हो जाएगा, लेस द स्पैन। ये मेरा सही है। रीजन क्या कहता है वो देखते हैं। Whether the maximum bending moment is section or absolute maximum moment, the moving UDL should be divided by the section in the same ratio, in which the section divide the span if the span is greater than load. अगर स्पैन जो है, अभी पहला केस क्या बोला कि पहला केस इसमें क्या था, पहला केस कह रहा कि अगर स्पैन पूरा पे है, मतलब जो मूविंग लोड है स्पैन से ज़्यादा है तो मैक्सिमम आएगा। सही है। दूसरा केस क्या बोल रहा है कि अगर स्पैन ज़्यादा हो जाता है लोड से, मतलब मूविंग लोड का लेंथ कम है इन कंपेयर टू स्पैन, तो दोनों का रेशियो होना चाहिए x और y है, तो x/a इज इक्वल टू y/a, सेम रेशियो होना चाहिए तो मैक्सिमम होगा। ये भी सही है, बट रीजन जो है
ये सही नहीं है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। ये दोनों सेम रेशियो होता तो भी मैक्सिमम होता, और अगर यूडीएल ओवरऑल स्पैन को कवर करता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा। ये भी सही है और ये भी सही है, और रीजन मेरा सही नहीं है, इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम ऑफ शियर फोर्स एट फिक्स्ड एंड ऑफ ए कैंटिलीवर एंड शियर फोर्स एसएफडी ड्यू टू यूनिट लोड एट द फ्री एंड आर द सेम। अगर सिंपल देखा जाए, अगर मेरा आईएलडी दिया हुआ है, कैंटिलीवर बीम का आईएलडी निकालते हैं फिक्स्ड बीम पे, तो इसका शियर फोर्स अगर दिया हुआ है तो इसको 1 यूनिट करेंगे, इस तरह से आएगा, ठीक है। और अगर हम लोग शियर फोर्स निकालते हैं तो शियर फोर्स का भी डायग्राम मेरा इस तरह से आता है। तो यही कह रहा है कि दोनों मेरा सेम आएगा। तो आईएलडी भी मेरा ट्रायंगल शेप का आएगा, और आईएलडी और शियर फोर्स डायग्राम भी कैंटिलीवर बीम का, अगर आईएलडी देखा जाए तो इस तरह से आएगा, और शियर फोर्स डायग्राम देखा जाए तो भी इस तरह से आएगा। तो मेरा ये इसमें यही पूछ रहा था कि शियर फोर्स डायग्राम का जो आईएलडी आता है इस तरह से आता है, और सेम किसका होता है, आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, वो इस तरह से आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या कर रहा है, वेन ए सिंगल लोड क्रॉस, अच्छा दोनों सही है, नहीं रुक मिनट, ये बेंडिंग मोमेंट था ना, बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू यूनिट लोड, बेंडिंग मोमेंट जो होता है कर्व होता है, ये सही है, ये गलत है, ये कर्व होता है, ट्रायंगल नहीं कर्व होता है, इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन ए सिंगल लोड क्रॉस ए सिंपली स्पैन ऑफ एनी लेंथ, द शियर फोर्स अंडर द लोड टू द राइट फॉर ऑल द स्पैन इज कंसीडर्ड सो लॉन्ग एज द लोड मेंटेन द सेम रेशियो L/A। अभी हम लोग जानते हैं कि जो रेशियो होना चाहिए वो सेम होता है, तो वही बोल रहा है कि सेम रेशियो होना चाहिए, तो मेरा ये सही है। अब रीजन देख लेते हैं, when the load maintain the same ratio in all span the reaction at the right and support remains same। रिएक्शन जो होता है सेम होता है, तो ये रीजन भी सही है और सेशन भी सही था। एक्सप्लेनेशन मेरा क्यों का जवाब मिल रहा है, वाई का जवाब मिल रहा है, तो कह सकते हैं कि मेरा रीजन भी सही है, एक्सप्लेनेशन भी सही है, सेशन भी सही है, रीजन भी सही है। एफ वाई का अगर जवाब मिल जाता है, वाई का जवाब अगर मिल जाता है तो कह सकते हैं इसका आंसर ये होता है, मतलब एक्सप्लेनेशन भी सही है। इस तरह से इसका आंसर मेरा ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट नहीं है, ये मेरा चैप्टर खत्म हो गया। इस तरह से हम लोग देख लिए कि गुप्ता एंड गुप्ता जो कि सिविल इंजीनियरिंग का बुक है, इसका हम लोग 12th नंबर चैप्टर जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस का आज हम लोग एंड कर रहे हैं। टोटल हम लोग 170 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व किए हैं और इसका एनालाइज किए हैं, जहाँ तक हो सकता है पूरा एनालाइज किए हैं डिटेल्स में। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर को एंड कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसी बुक का नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग फिर से इसको नेक्स्ट चैप्टर का फिर से सीरीज़ बनाएंगे। इस पार्ट में हम लोग यहीं पे इसको एंड कर रहे हैं।